नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा छठी के भूगोल विषय के सत्र में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पाठ 4 तापमान। कक्षा छठी के इस घटक को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों में कौन कौन सी अध्ययन क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि यह जो घटक है हमारा तापमान, यह प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसको पढ़ने के बाद विद्यार्थी ये बता सकते हैं कि तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। तापमान पर प्रभाव डालने वाले कारकों का बोध कर सकते हैं। वे कार्य कारण संबंध बता सकते हैं कि तापमान अधिक है तो क्या कारण है, तापमान कम है तो क्या कारण है। इस तरह से वह विश्लेषणात्मक मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। संसार की तापमान पेटियों के आधार पर तापमान वर्गीकरण बता सकते हैं कि संसार में जो तापमान के आधार पर जो पेटियां बनी हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय पेटी, शीत कटिबंधीय पेटी, इस तरह की जो पेटियां हैं तापमान के आधार पर, उनका वर्गीकरण वो बता सकता है और वो क्यों हुआ है यह भी वह प्रस्तुत कर सकता है। अब हम एक प्रयोग करके देखते हैं। एक टेबल है, उस टेबल पे हमने एक टॉर्च रखी और दो हमने समान आकार के पेपर लिए। इन्हें हमने नाम दिया अ और दूसरे पेपर को नाम दिया ब। अब अ पेपर को हम थोड़ा सा तिरछा करते हैं और उसको इस तरह से हम तिरछा करते हैं कि उसका अपने टॉर्च के साथ एक 90 अंश का कोण बनेगा और दूसरे पेपर ब को हम उसी तरह रहने देते हैं। हम देख रहे हैं टॉर्च की किरणें यानी टॉर्च का प्रकाश जो निकलेगा और पेपर के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। इस स्थिति पे हमने पेपर को रखा है। अब टॉर्च से हम प्रकाश छोड़ते हैं, टॉर्च चालू करते हैं और टॉर्च के शुरू होने के बाद उसकी जो रोशनी है वो इस पेपर पे पड़ती है और पेपर पे जितने हिस्से को वह टॉर्च की रोशनी प्रभावित करती है उसको हम एक गोले से रेखांकित करते हैं। अब हम टॉर्च और कागज के बीच के कोणों में परिवर्तन करके देखते हैं। टॉर्च अपनी जगह पर यथावत है, अ पेपर को हमने पीछे किया और ब पेपर को आगे लिया और अब ब पेपर को हमने इस तरह तिरछा पकड़ा है कि उसका टॉर्च के साथ जो कोण बनेगा वह 120 डिग्री का बनेगा। देखते हैं कैसे। इस तरह से कोण की स्थिति रहेगी, ऐसा हमने पेपर लिया। अब टॉर्च से हम प्रकाश छोड़ते हैं, टॉर्च शुरू करते हैं, प्रकाश हम देख रहे हैं और अब टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश कागज के जितने हिस्से को प्रकाशित करता है उसको हम रेखांकित करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अलग अलग प्रयोग किए इनका क्या असर होता है। तो हम अपने अ पेपर देखा और ब पेपर, दोनों पेपर पर हम देखते हैं कि टॉर्च के द्वारा प्रकाशित हिस्सा कितना है। अ पेपर पे हमने देखा था इतना भाग प्रभावित था टॉर्च से और ब पेपर पे टॉर्च के प्रकाश से इतना भाग प्रभावित था। अब किस कागज पर प्रकाश ने अधिक जगह घेरी है? हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि कागज ब पर प्रकाश ने अधिक जगह घेरी है
और ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम विचार करेंगे। हम देखते हैं पेपर अ में क्या स्थिति है। पेपर अ में स्थिति है कि प्रकाश प्रवाह द्वारा व्याप्त स्थान और कागज के कोण के बीच कितना संबंध था, 90 अंश का। अब इस कागज पर जो प्रकाश ने स्थान घेरा है वह कम है, और पेपर ब में हम देखते हैं कि प्रकाश प्रवाह द्वारा व्याप्त स्थान और कागज के कोण के बीच कितना अंश था, 120 अंश। इस वजह से क्या हुआ है कि ब पेपर पर प्रकाश प्रवाह द्वारा व्याप्त स्थान अधिक है। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये देखा इससे कि लंबवत प्रकाश किरणें कम जगह लेती हैं। लंबवत यानी वह किरणें जो 90 अंश का कोण बनाती हैं किसी धरातल से, तो वह कम जगह लेती हैं। इस कम व्याप्त भाग में प्रखर प्रकाश और अधिक उष्णता प्राप्त होती है। यानी जगह तो कम घेरते हैं वो किरणें, लेकिन उनकी तीव्रता अधिक होती है, उन प्रकाश किरणों की तेजी जो है अधिक होती है, और इस वजह से अधिक उष्णता या गर्मी मिलती है, और इसलिए वह भूपृष्ठ अधिक गर्म होता है। समय के साथ वहां का मौसम भी अधिक गर्म होता है। अब आप यही स्थिति सोचो कि हमारी पृथ्वी, जो कागज थे वो हमारी पृथ्वी, और जो टॉर्च था वो हमारा सूर्य। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं वहां पर भूपृष्ठ अधिक गर्म होता है, और वहां का मौसम भी अधिक गर्म होता है। उसी तरह तिरछी प्रकाश किरणें अधिक स्थान घेरती हैं। जब हमने देखा कि हमने पेपर का एंगल बदल दिया तो प्रकाश किरणें कैसी हो गई, तिरछी हो गई, और उन्होंने अधिक स्थान लिया पेपर पर। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि अधिक व्याप्त भाग में प्रकाश की प्रखरता और उष्णता दोनों कम हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप वहां का भूपृष्ठ कम गर्म होता है और वहां का मौसम भी कम गर्म होता है। और यह भिन्नता क्यों आती है भाई, सूर्य से तो प्रकाश एक जैसा निकल रहा है, पृथ्वी के आकार में भी कोई परिवर्तन नहीं है, पृथ्वी भी वैसे ही घूम रही है। तो ये भिन्नता क्यों आती है कि किसी जगह पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है और किसी जगह पर कम हो रहा है। अब इस चित्र को देखते हुए आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये जो अंतर है ये होता है पृथ्वी की गोलाई के कारण। पृथ्वी जो है हमारी गोल है, तो इसलिए जैसे ही वह विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर हम चलते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर यदि हम चलें तो पृथ्वी जो है गोलाकार आकार की वजह से उसका जो धरातल है वो सपाट नहीं है। तो इसीलिए सूर्य किरणें प्रत्येक अक्षांशों पर अलग अलग कोण से पड़ती हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि सूर्य से किरणें तो एक ही हिसाब से निकल रही हैं, लेकिन जो स्थान पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के बिल्कुल सामने पड़ रहा है, यानी विषुवत वृत्त का जो प्रदेश पड़ता है, वहां पर ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी 90 अंश के कोण में। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं, हम देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी तिरछी होती जा रही हैं। हम यहां पर देख रहे हैं विषुवत वृत्त पृथ्वी का, जो पृथ्वी को विषुवत वृत्त की जो रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांटती है। ये हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, और इसी आधार पर हम देख रहे हैं कि जो विषुवत वृत्तीय स्थान है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और उनकी प्रखरता अधिक है। प्रखरता अधिक होने का मतलब क्या है, उष्णता अधिक है, गर्मी अधिक है। तो उस जगह पर क्या होगा कि उस जगह पर जितने भी स्थान होंगे पृथ्वी पर, वहां पर गर्मी अधिक पड़ेगी। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इन सूर्य किरणों की प्रखरता कम होती जाती है, किरणें तिरछी पड़ रही हैं। और तिरछी क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है,
तो उसका जो गोलाई का आकार है, तो जैसे हम ध्रुवों की ओर चल रहे हैं, ये किरणें तिरछी हो रही हैं, तो वो अधिक जगह तो घेर रही हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो रही है। इस तरह हम देखते हैं कि विषुवत वृत्त पर किरणें लंबवत पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ किरणें तिरछी हो जाती हैं। और एक बात और बच्चों, आपको ये चित्र देख के लग रहा होगा कि हमारी पृथ्वी बड़ी है और सूर्य बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। यह केवल आपको इस चित्र में समझाने के लिए, ध्यान से बताने के लिए ये इस तरह से इसका रेखांकन किया गया है कि जो पृथ्वी का ग्लोब है हमने वो बड़ा लिया है और सूर्य के आकार को छोटा दिखाया है, ताकि आपको पृथ्वी पर इन सूर्य किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। और हकीकत में क्या है कि सूर्य जो है पृथ्वी का कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने बहुत छोटी सी है, लेकिन यहां पर आपको संकल्पनाएं अधिक समझ में आ सके, इसलिए इस तरह से चित्रांकन किया गया है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको हम इस पृथ्वी के ग्लोब पर देखते हैं। यह है हमारा पृथ्वी का भूगोलक और इस पर हम देख रहे हैं विभिन्न अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और आप जानते हो कि भूगोलक पर खींची गई इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को रेखा जाल कहा जाता है। इसका अध्ययन हमने पिछले पाठ में किया है। अब उसी रेखा जाल को हम ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से देखते हैं कि यह है हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद हम देखते हैं 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा। उसी तरह 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और 66.5 अंश अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में, और 90 डिग्री पर हम देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जब इन हमारे पृथ्वी के इस ग्लोब पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो इन विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थितियां निर्माण होती हैं। यह हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा और कर्क रेखा उत्तर में, कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा के बीच विषुवत रेखा को समेटते हुए यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी पड़ती हैं। इन्हें हम लंबवत किरणों का प्रदेश कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा से उत्तर की तरफ हम चलते हैं आर्कटिक वृत्त की ओर, और उसी तरह से मकर रेखा से हम चलते हैं अंटार्कटिका वृत्त की ओर, यानी 23.5 अंश से लेकर हम 66.5 अंश के बीच में हम देखते हैं तब जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। ये है तिरछी किरणों का प्रदेश, यानी यहां पर सूर्य की किरणों की प्रखरता कम होती है। वो स्थान अधिक घेरती हैं लेकिन उनकी प्रखरता कम होती है। और इसके बाद हम देखते हैं 90 अंश उत्तरी ध्रुव और 90 अंश हम दक्षिणी ध्रुव के पास देखते हैं कि सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती हैं, यानी यहां पर सूर्य के प्रकाश की प्रखरता या तीव्रता बहुत ही कम होती है। और इसी कारण हम देखते हैं कि ध्रुव प्रदेशों में तापमान भी जो है वो बहुत ही कम होता है, साल भर वहां बर्फ छाई होती है। इसका अध्ययन हम आगे आने वाले पाठ में करेंगे। यह है अति तिरछी किरणों का प्रदेश। तो हमने जो प्रयोग पहले स्लाइड में किया था कि दो पेपर रखे थे और हमने प्रकाश की प्रखरता को मापा था और देखा था, तो प्रकाश का स्थान घेरना और प्रकाश के किरणों की तीव्रता, इन दोनों में कैसे कैसे अंतर होता है और उसी का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी किस तरह से पड़ता है वो हमने देखा। अब यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य और सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी पर, हम इसको 3 मुख्य भागों में हम देख रहे हैं। पहले भाग है अ। यहां पर हम देखते हैं कि सूर्य किरणों की चौड़ाई जो है वो सबसे कम होती है, लेकिन चौड़ाई कम होती है लेकिन सूर्य किरणों की प्रखरता यहां पर अधिक होती है। यदि इसको हम पट्टी से मापें तो आप देखेंगे
कि अ प्रदेश में जो अ भाग है, जितनी दूर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, वहां पर सूर्य किरणों की चौड़ाई जो है वो कम है। अब इसके बाद हम देखते हैं ब क्षेत्र में हम आते हैं। तो ब क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि सूर्य किरणें जो है वो थोड़ी तिरछी हो गई हैं, लेकिन उनकी चौड़ाई जो है वो अधिक बढ़ गई है। किरणों की चौड़ाई नहीं बढ़ती है बच्चों, जो वो स्थान जो घेर रही हैं, उन स्थानों की जो चौड़ाई है, यानी वो स्थान अधिक घेर रही हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, सूर्य किरणें जो हैं वो समान होती हैं, वो चौड़ी या पतली या मोटी नहीं होती हैं, बराबर। ये केवल जो पृथ्वी पर वो स्थान घेरती है, वो स्थान कम चौड़ा या अधिक चौड़ा हो सकता है। तो अब जो ब किरणें आ रही हैं, जो पृथ्वी के स्थान को घेर रही हैं, वह स्थान की चौड़ाई जो है थोड़ी सी अधिक है। अब हम देखते हैं क क्षेत्र में आने वाली किरणें। अब सूर्य की जो किरणें क क्षेत्र में पड़ रही हैं, यानी ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ हम देख रहे हैं, तो वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिक स्थान घेर रही हैं, लेकिन उनकी प्रखरता बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वो किरणें तिरछी पड़ती हैं। आप देख रहे हो कि सूर्य किरणों की जो स्थान जो घेर रहा है, जो सूर्य किरणों ने, वो स्थान की चौड़ाई यहाँ पर सबसे अधिक हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अ क्षेत्र में सूर्य किरणें जो स्थान घेरती हैं उसकी चौड़ाई सबसे कम होती है। ब क्षेत्र में सूर्य किरणों के द्वारा जो स्थान घेरा गया है उनकी चौड़ाई थोड़ी अधिक होती है, और क क्षेत्र में सूर्य किरणों ने जो स्थान घेरा है उसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है। यदि इसको पट्टी से हम मापें तो हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देख रहे हो अ क्षेत्र में जो उसकी स्थान घेरने की जो क्षमता है, जितना स्थान उसने घेरा है, ब क्षेत्र में जो स्थान घेरा है और क क्षेत्र में जो स्थान घेरा है, हर जगह अलग अलग स्थान है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मुख्य मुद्दा जो है अब यहां से शुरू होता है कि इसका पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो अ क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं, सूर्य किरणों की प्रखरता अधिक होती है, तो तापमान भी इन स्थानों पर अधिक होता है। तो अ क्षेत्र वाले जो है स्थान है, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और गर्मी अधिक पड़ती है, और बहुत से स्थानों पर ऐसे इन्हीं क्षेत्रों में हमें मरुस्थल भी मिलते हैं। यह भी आप आगे आने वाली कक्षाओं में आप पढ़ सकते हैं कि हमें जो अधिकांश मरुस्थल मिलते हैं वह कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ही मिलते हैं, और वो भी बहुत ही दुनिया के जितने प्रसिद्ध मरुस्थल हैं वो सारे आपको इसी जोन में मिलेंगे, इसी क्षेत्र में मिलेंगे। और कारण अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये स्थान पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, उनके उनसे मिलने वाली उष्णता अधिक है। तो जब पृथ्वी पर तापमान बहुत अधिक होगा तो उसकी वजह से वहां पर जो गर्मी अधिक मिलती है, और मरुस्थलीय प्रदेश भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ब क्षेत्र में सूर्य किरणें जो स्थान घेरती है उसकी चौड़ाई थोड़ी अधिक होती है, और क क्षेत्र में जो स्थान सूर्य की किरणें घेरती हैं वो सबसे अधिक चौड़ा होता है। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि सूर्य की किरणें तो ज्यादा जा रही हैं, वहां पे अधिक स्थान घेर रही हैं सूर्य की किरणें, लेकिन उनकी प्रखरता बहुत कम होती है, और इस वजह से वहां ठंडी पड़ती है, पेड़ पौधों के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। और वहां पर आप देख रहे हो चित्र में कि अच्छे खासे जंगल हैं, लेकिन साथ ही साथ ठंड भी है। वहां पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर कम हुआ है।
तो पृथ्वी पर तापमान का जो ये असमान वितरण है, हमने देखा ना असमान वितरण क्यों हो रहा है, इसका कारण भी हमने जाना कि जहां पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं वहां पर अधिक तापमान होगा, जहां पे किरणें थोड़ी तिरछी होंगी वहां तापमान थोड़ा कम होगा, और जहां पे किरणें अति तिरछी पड़ेंगी वहां पर तापमान बिल्कुल ही कम होता है। तो ये जो असमान वितरण है तापमान का, उसके अनुसार पृथ्वी का विभाजन विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक 3 कटिबंधों में या 3 क्षेत्र में किया जाता है। यह है पहला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच तक, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इन तीनों अक्षांश रेखाओं पर आने वाले जितने भी स्थान होंगे पृथ्वी पर, वहां पर गर्मी अधिक पड़ेगी। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की तरफ चलेंगे और उसी तरह मकर रेखा से हम दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ चलेंगे, तो वहां पर गर्मी कम होती जाती है। और यदि इसे हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत जो है वह विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से होकर गुजरती है। कई अन्य राज्य भी हैं, लेकिन मैंने मुख्य रूप से भोपाल का नाम लिया कि वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी वहां तक भारत में जो है तापमान क्या है, गर्म होता है। तो उसकी वजह से भोपाल तक के जो प्रदेश है, यानी 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा तक के जितने भी स्थान भारत में हैं, वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है। जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की तरफ चलते हैं, यानी मध्य प्रदेश को हम क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, और यहाँ हम उत्तरी पूर्वोत्तर भारत के जो हमारे राज्य हैं, मणिपुर है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य की किरणों की प्रखरता कम होने लगती है और इन जगहों पर गर्मी कम पड़ती है। अभी तक हमने जितनी बातें की कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर सूर्य की उष्णता असमान होती है और तापमान के इस असमान वितरण के अनुसार पृथ्वी का विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुव तक 3 पट्टियों में विभाजन हो जाता है। पहली पट्टी बनती है उष्ण कटिबंध, दूसरी है समशीतोष्ण कटिबंध और तीसरी है शीत कटिबंध। यानी मकर रेखा से लेकर उत्तर में कर्क रेखा के बीच का स्थान जो है वो है उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इनकी प्रखरता अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। तो इन अक्षांशों के बीच जितने भी क्षेत्र पूरी पृथ्वी पर होंगे वहां गर्मी अधिक पड़ती है। हम जब 23.5 अंश से उत्तर में 66.5 अंश के बीच में हम चलते हैं तो वह क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध है, यानी वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, उनकी प्रखरता कम होती है, यानी वहां पे गर्मी कम पड़ती है। और दुनिया के जितने वनाच्छादित प्रदेश मिलते हैं हमको वो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। अब हम जब समशीतोष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर, यानी 66.5 से हम 90 अंश की ओर चलते हैं, तो वहां सूर्य की किरणें अति तिरछी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रखरता बहुत ही कम होती है और वह क्षेत्र जो है वहां पर शीत ठंडा मौसम होता है, तापमान बहुत ही कम पाया जाता है, इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस असमान वितरण के अनुसार विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुव तक 3 क्षेत्रों में हमारी पृथ्वी का विभाजन होता है। जहां पे गर्मी अधिक पड़ रही है वहां पे मरुस्थलीय प्रदेश हैं, यानी उष्ण कटिबंध में। समशीतोष्ण कटिबंध में मैंने कहा आपको वनाच्छादित प्रदेश बहुत मिलते हैं, और शीत कटिबंध में ध्रुवीय प्रदेश हैं जहां पर साल भर बर्फ छाई रहती है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक कटिबंध का नाम हम देख रहे हैं। उष्ण कटिबंध, जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही थी। जहां सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हैं वह क्षेत्र है समशीतोष्ण कटिबंध, और जहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही हैं, उनकी प्रखरता कम है,
वह है शीत कटिबंध। तो हमने देखा कि पृथ्वी पर जो तापमान का असमान वितरण है, उसके लिए अक्षांशों की स्थिति तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत से अन्य कारक भी हैं और बहुत सारे मुद्दे भी हैं। लेकिन जो अन्य सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों का प्रभाव प्रादेशिक स्तर तक ही सीमित रहता है, यानी उसका प्रभाव केवल उस स्थान पर ही होता है। उस स्थान के बाहर हम चले जाते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे समुद्र से समीपता, यदि कोई स्थान समुद्र के समीप है तो वहाँ का जो तापमान होगा उसमें अंतर पड़ेगा। जो स्थान समुद्र से दूर है, उनके पहाड़ों पर है, ऊंचाई पर है, तो उनके तापमान में अंतर पड़ेगा। महाद्वीपीय अंतर्गतता, समुद्र तल से ऊंचाई, प्राकृतिक संरचना, ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनका प्रभाव केवल स्थानीय रूप से होता है, लेकिन होता है। इनके अलावा अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका प्रभाव तापमान पर पड़ता है। जैसे मेघों का आच्छादन, यदि कहीं किसी प्रदेश में बादल अधिक छाए रहते हैं तो निश्चित है वहाँ जो है सूर्य प्रकाश की प्रखरता कम हो जाती है, क्योंकि बादल उन्हें थोड़ा सा रोक लेते हैं। दूसरा है पवन, हवा जो बहती है, बहती हवा को हम पवन कहते हैं, तो इस पवन की वजह से भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। वनाच्छादन, यदि कोई प्रदेश जो है वो जंगल से भरपूर है, वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा हैं, तो पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से भी तापमान पर असर पड़ता है। नगरीकरण या शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है औद्योगिकरण, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल उद्योगों की वजह से बहुत सारे धुएं, गैस जो है वो निकलती है और उन्हें वातावरण में छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से प्रदूषण भी बहुत बढ़ता है और उसकी कारण तापमान में वृद्धि होती है। जैसा कि आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है प्रदूषण? क्योंकि आसपास के इलाकों में खेतों में पराली जलाई गई है, उनका धुआं जो है वो हवा के साथ साथ बहते हुए दिल्ली की तरफ पहुंचा है और दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से वहाँ का तापमान भी प्रभावित होता है। तो ये शहरीकरण और औद्योगिकरण भी तापमान पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और उनका प्रभाव स्थानीय जलवायु पर भी होता है। यानी दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की या क्षेत्रों में जो जलवायु होगी या जो तापमान होगा उस पर बहुत असर पड़ता है इन सब चीजों का। तो आपको यदि यह पाठ पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आप आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।